नमस्कार, हिंद न्यूज़ .लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन जी। तो आइए आज हम करते हैं उनके साथ एक खास मुलाकात और जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियों को किस प्रकार से हासिल किया। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हमने अभी बात किया कि हमें आपके जीवन की उपलब्धियां जो कि हम सभी जानते हैं, तो अपने जीवन के बारे में सबसे पहले कुछ बताएं। ये तो आपने इतना विशाल प्रश्न पूछ लिया जी, पर जीवन के बारे में ये कहूँगा ज़रूर कि मेरा जन्म देहरादून में हुआ था जी। और हमारे फादर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे जी जी और इसीलिए वहाँ पोस्टेड थे उस समय जी। और मेरे शुरू का जीवन काल देहरादून में बीता। जी। सेंट जोसेफ देहरादून में मैंने पढ़ाई की थी क्लास 9 तक। उसके बाद वो लखनऊ पोस्ट हो गए थे हमारे फादर, तो हम लखनऊ में आके लामाटनियर से हमने अपना स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन दिया था ISC बोर्ड का। जी जी। और उसके बाद हम चले गए थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी जी। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में BA ऑनर्स किया था जी। और उसके बाद हमने वहीं से एग्जाम दिया और हम सेलेक्ट हो गए थे MBA के लिए IIM अहमदाबाद में। जी जी। तो हम IIM अहमदाबाद में MBA करने चले गए थे और MBA करने के बाद कुछ समय के लिए हमने मुंबई में सर्विस भी करी 7-8 महीने। कैंपस से प्लेसमेंट हो जाता है वहाँ, जैसा आप लोग जानते हैं जी। लेकिन उसके बाद हमें उधर मन नहीं लगा और हमारा मन सिविल सर्विस में ही आने का था। तो मेरी हमेशा इच्छा थी कि हम ऐसा कुछ करें जो समाज के तरफ हमारा उपलब्धियां जो जी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि आखिर आपने प्रशासनिक सेवाओं को ये क्यों चुना? हाँ, यही मैंने कहना था क्योंकि मेरा हमेशा से ये एक इंटरेस्ट था इस बात में जी कि सोशल चीजों में इंटरेस्ट था, इकोनॉमिक चीजों में इंटरेस्ट था, पब्लिक पॉलिसी के एरिया में इंटरेस्ट था और इसलिए इंटरेस्ट और था कि मुझे लगता था कि इस तरीके से हम कई लोगों के जीवन को छू सकते हैं, नजदीक से बदलाव ला सकते हैं, लोगों के जीवन में सुधार ला सकते हैं। ऐसे देखें कि सब सड़कें ठीक नहीं है, पानी नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं है, हर आदमी कहता रहता है। पर प्रशासनिक सेवा में आने के बाद आपको ये मौका मिलता है कि आप ऐसी पोस्ट पे तैनात होते हैं कि आप इन सब के बारे में कुछ कर सकें, वास्तव में सुधार कर सकें, जिससे समाज को इसका लाभ मिल सके। तो इसीलिए मैं प्रशासनिक सेवा की तरफ आया। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल के समय में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान दिया? मैं यही कहता हूँ हमेशा, जो सर्विस है भारतीय प्रशासनिक सेवा की, उसका अहम महत्व यही है कि आप पब्लिक की सेवा कर सकें। आप आते ही उसीलिए और आना ही इसीलिए चाहिए कि अगर आपके मन में ये भावना है कि हम पब्लिक की सेवा कर सकें, और इसी भावना से मैं भी आया था और इसका मुझे अपने पूरे 38 साल के कार्यकाल में जो भी तैनाती मिली इस सेवा में, ये सबसे अच्छी बात है कि आपको जो भी पोस्ट मिले उसमें आप पब्लिक सेवा बहुत कर सकते हैं, बहुत काम पब्लिक के लिए कर सकते हैं, कोई भी आपको पोस्ट मिल जाए। तो हम जगह जगह पोस्टेड रहे, जैसा आपने खुद ही बताया कि मैंने चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुआ। तो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट में तो पूरे प्रदेश को आप देखते हैं, हर एक विभाग को देखते हैं, तो उसका मौका मिलता है ये सभी के लिए काम करने का, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कृषि हो, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, सभी कुछ संपूर्ण आपको देखने का मौका मिलता है और उसमें नेतृत्व प्रदान करने का मौका मिलता है। इसी के साथ साथ आप जिले में जब पोस्ट होते हैं जिलाधिकारी, तब भी आप सब उस जिले के लिए हेड होते हैं और जिले की सारी चीजें आपके अंडर में आ जाती हैं। सारे विभाग के कार्य जो होते हैं उनको आप समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको देखते हैं। तो ये सब मेरी बड़ी उसमें मौका मिला मुझे कि हर समाज के हर पहलू पे काम करने का। लेकिन विशेष रुचि मेरी शिक्षा में भी रही और शिक्षा के क्षेत्र में मैं तैनात रहा। 3.5 साल में बेसिक शिक्षा में देखी मैंने और फिर करीब 1.5-2 साल मैंने टेक्निकल एजुकेशन को देखा, मुझे काफी रुचि रहा। बाकी मैं कृषि क्षेत्र में भी काफी दिन रहा, उद्योग में भी रहा, तो हर एक क्षेत्र में काम मेरे को करने का मौका मिला। जी सर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एक IAS ऑफिसर बनने के बाद में भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल IAS करियर आसान करियर नहीं है जी, क्योंकि आपको चुनौतियां बहुत होती हैं और काम भी ऐसा है कि आपको रिजल्ट देना पड़ता है। पब्लिक आपसे उम्मीद करती है कि आप रिजल्ट देंगे और वो रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन रिजल्ट देने के लिए आपको नियम कानून होते हैं एक तरफ, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं एक तरफ, उनको देखना पड़ता है कि उनको साथ में रखते हुए किस प्रकार आप रिजल्ट दे पाए। प्राइवेट सेक्टर की तरह आसान नहीं है कि आप निर्णय अपने स्तर से ले सकते हैं हर चीज में। यहाँ क्योंकि पब्लिक मनी इस्तेमाल होता है तो उसके तमाम गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार आप यूज करेंगे, तमाम उसके पूर्व दृष्टांत होते हैं जिसके अनुसार काम करना पड़ता है। वो सब देखते हुए भी आपको रिजल्ट देना है, आगे बढ़ना है। और पब्लिक में भी तरह तरह की समस्याएं पब्लिक के लोग अलग अलग बिंदु से लेके आपके सामने आते हैं। एक ही मामले में मैंने देखा कि कुछ लोग एक तरफ से बोलते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ से बोलते हैं और फिर आपका काम होता है सबको सुनना और निर्णय लेना। तो ये भी बड़ी भारी एक चुनौती होती है कि कोई भी ऐसा पब्लिक लाइफ में ऐसी चीज जैसे प्राइवेट सेक्टर में हो तो सीधे ये है कि भाई प्रॉफिट कमाना है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो हर निर्णय आपका
उस तरफ होगा कि अधिक से अधिक सेल्स हो, प्रॉफिट हो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तमाम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पब्लिक सेवा में और आईएएस में, जिसको आपको मीट करना पड़ता है। आपको गरीबों को भी देखना है, आपको पिछड़े लोगों को भी देखना है, महिलाओं का भी उत्थान कराना है, आर्थिक विकास भी कराना है, पर्यावरण को भी देखना है। तो तमाम चीजों को मिश्रण जो है वो करना पड़ता है, इसलिए ये चुनौतीपूर्ण रहता है। और सबसे अधिक ये रहता है कि सबसे ज्यादा जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र आपको कौन सा लगा? ये तो हाँ, उसमें बहुत ही ज्यादा चुनौतियां हैं। देखिए, चुनौती सबसे बड़ी तो इसमें भी आती है कि आपको डेमोक्रेसी में वर्क करना है, प्रजातंत्र में। और प्रजातंत्र में जो है, जो हमारे पॉलिटिकल इलेक्टेड पर्सन होता है वो हेड होता है, और जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और ब्यूरोक्रेसी या अधिकारी जो होते हैं उनके निर्देश पे काम करते हैं। हाँ, उनको पॉलिसी बनाने के लिए वो सुझाव देते हैं, उनकी साथ देते हैं, लेकिन जब एक बार कोई नीति बन जाती है तो उसको लागू करने का पूरा अधिकार अधिकारियों का होता है। तो एक तरीके से ये जो प्रजातंत्र में एक राजनेता और एक अधिकारी, इनके बीच में जो समन्वय है, ये बड़ा जो है बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है। और इसको अगर सफलतापूर्वक करना इसलिए आवश्यक है कि अगर इसमें दोनों के बीच में अगर जरा सा भी तनाव रहा तो ये ऐसा होता है जैसे गाड़ी के दो पहिए, तो फिर अगर दो पहिए एक साथ नहीं चले तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अगर आगे बढ़ना है तो दोनों में तालमेल हो, सकारात्मक तालमेल हो, यानी कि कोई नेक्सस किसी गलत चीज के लिए हो, सकारात्मक तालमेल हो, जन सेवा करने के लिए तालमेल हो, सरकारी योजनाओं को सही लागू करने के लिए तालमेल हो, तो निश्चय ही आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं कहीं, जैसा आप लोग जानते ही होंगे, बात आती है कि कभी कभी लोग शिकायत करते हैं अधिकारी भी कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, जो हमारे काम वो भी होता है, इंटरफेरेंस होता है। जो चुनौती होती है बड़ी बारी कि कभी कभी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें कैसे रास्ता निकाला जाए, कैसे अपनी बात को साबित कर सकें या उन लोगों को मनवा सकें अपनी बात, ये भी अपने बात में बड़ी बारी एक चुनौती होती है। सर, ये तो बात है चुनौतियों की। बहुत सारी उपलब्धियां भी हमारे जो अधिकारी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो हासिल करते हैं, तो आपने ऐसी कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, एक आईएएस करियर में मैं कहूँगा जो भी अधिकारी जाता है आईएएस में, उसके करियर में उसको बहुत मौका मिलता है कि आप, क्योंकि अब कई प्रोजेक्ट्स को लागू करते हैं, कई योजनाओं को लागू करते हैं, और आपको ये भी फ्रीडम होता है कि आप नई योजनाएं बनाएं, विकसित करें, उनको अपने स्तर से लागू करें। तो एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी बड़ा स्कोप मिलता है। तो हम तो, यहाँ तक हमें याद है, अब चीफ सेक्रेटरीशिप की बात करूंगा, जो सबसे आखिरी मेरा पद था, करीब 2.5 साल रहा मैं उस पद पे। तो चीफ सेक्रेटरी, उसमें मैंने जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे बनवाया, ये बड़ी मुझे एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही, मुझे बड़ा इससे प्रसन्नता मिली कि ये 22 महीने में एक्सप्रेसवे जो 328 किलोमीटर का था, शुरुआत से लेकर आखिर तक हम लोगों ने इसको पूरा किया, जिसकी मैं मॉनिटरिंग स्वयं हर सप्ताह करता था और पूरे निर्णय अपने स्तर से लेता था, और पूरी मैंने एक टीम बनाई इसको काम करने के लिए, अधिकारियों की टीम से, और इससे ये काम हुआ। उसी प्रकार लखनऊ में ही आपने देखा होगा लखनऊ मेट्रो आया है, ये भी हम लोगों ने 2 साल के अंदर लागू कराया था जब मैं चीफ सेक्रेटरी था, और इसको भी मैं अपनी अच्छी उपलब्धियों में गिनता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा मुझे संतोष मिला। तो ये तो 2 काम मैंने आपके सामने रखे हैं। ऐसे हर पोस्ट में बहुत कुछ काम करने का मौका जो है वो मिलता रहा है। जी। सर, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में भी आपकी एक बुक लॉन्च हुई है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमें बताएं। देखिए, मुझे लिखने का बहुत शौक है जी, और पढ़ने और लिखने का हमेशा से बहुत शौक रहा है जी। तो मैंने पहले भी पुस्तकें लिखी हैं जी। लेकिन ये जो अभी आप बात कर रही हैं, ये 2 पुस्तकें अभी मेरी रिलीज हुई हैं। एक तो हुई है इंग्लिश में, हुई है मेकिंग अ डिफरेंस आईएएस एज अ करियर। वो आईएएस करियर के बारे में है कि आईएएस करियर से कैसे आप मेकिंग अ डिफरेंस, मतलब समाज में सकारात्मक परिवर्तन आप ला सकते हैं। तो मैंने शुरू में कहा कि अवसर मिलता है कि हर घर के हर जीवन को आप छू सकें, लोगों को गरीबी से ऊपर उठा सकें, लोगों को आर्थिक सामाजिक उत्थान कर सकें। तो ये सब का जो मौका मिलता है, इससे मेकिंग अ डिफरेंस, आप समाज में एक बदलाव सकारात्मक लाने में योगदान दे पाते हैं। तो ये इसीलिए मैंने टाइटल दिया है कि ये सेवा ऐसा मौका देती है आपको कि आप ऐसा करें, लेकिन उसको करने के लिए क्या क्या आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, कैसे आपको अपना काम करना चाहिए, क्या कार्यशैली होनी चाहिए, इसको दिखाने के लिए मैंने इस पुस्तक में जो है ये कई अपने जीवन से उदाहरण लिए हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा है, और उनको लिख के उनसे मैंने इसके प्रिंसिपल निकालने की कोशिश की है कि नेतृत्व के क्या क्या इसमें प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जिसमें निकाले जा सकें। तो ये किताब मेरे ख्याल जो लोग आईएएस से या सिविल सर्विस देना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो आईएएस में हैं उनके लिए भी मेरे अनुभव के आधार पे मेरा ख्याल काफी लाभप्रद जो है वो होगी। सर, इसे ये समझ सकते हैं कि सिर्फ आईएएस की परीक्षा देने तक ही नहीं, बहुत ही ज्यादा कठिनाई रहती है, उसके बाद में भी असली चैलेंज शुरू बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि हर अलग अलग पोस्ट मिलती है, हर 2-3 साल पे आपकी पोस्ट बदल जाती है। नई पोस्ट में आपको नए काम को समझना होता है, नए समस्याओं को समझना होता है, फिर जल्दी समय में आपको रिजल्ट देना है।
बहुत शीघ्र। आपके पास समय नहीं है ज़्यादा कि 5 साल या 10 साल आप किसी पोस्ट पे तैनात हैं कि आप रिजल्ट दे सकें। इसलिए उसी प्रकार की कार्यशैली को विकसित करना पड़ता है अपने अंदर। तो ये बड़ा भारी चैलेंज और चुनौती होती है। तो ये इसको सब इस किताब में मैंने जो है वो सामने रखा है। और दूसरी किताब है मेरी जिसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों है। हिंदी में उसको कहते हैं सिविल सेवा में नैतिकता, और इंग्लिश में है एथिक्स ऑफ सिविल सर्विस। तो मतलब ये यूपीएससी में असल में एक पेपर अब एथिक्स पे होता है 250 नंबर का एथिक्स पे। तो उस पर मुझे प्रकाशक ने कहा था कि कोई किताब उतनी अच्छी उपलब्ध नहीं है मार्केट में, तो आप उस पर एक किताब लिख दीजिए। तो मैंने उस पर उसके सिलेबस को देखते हुए ये किताब लिखी है, जिसमें विशेष रूप से अपने अनुभव के आधार पर करीब 100 केस स्टडीज डिस्कस करी हैं। हाँ, कि अगर ऐसी समस्या आती है तो एथिक्स को रिलेटेड, तो आप उसमें किस तरीके से उसका हल निकालें, या कैसे आपका कार्यशैली होनी चाहिए, क्या आप उसका समाधान आपके द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये दोनों किताबें मैं समझता हूँ, और ये खासतौर से एथिक्स वाली तो जो सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से बहुत ही अधिक उपयोगी रहेगी, क्योंकि एक ही किताब में मैंने सारे सिलेबस की पॉइंट्स जो हैं, सारे चैप्टर्स जो हैं, उनको निचोड़ करके उसमें डालने का प्रयास किया है। सर, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक आईएएस ऑफिसर घर पे भी एक आईएएस ऑफिसर ही होता है? नहीं, वो तो बड़ी खतरे की बात है। घर में तो नहीं होना चाहिए उसको आईएएस अफसर। घर में तो उसको अपनी वाइफ को छोड़ देना चाहिए कि उनका कंट्रोल है, उनका डोमेन है ही, उनका उसमें रहना चाहिए। और मतलब फैमिली लाइफ में जो आपने पूछा, मैं ये कहना चाहूंगा कि फैमिली लाइफ को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कई बार ये गलती कर जाते हैं कि काम में इतने मशरूफ हो जाते हैं, 12 घंटे 14 घंटे काम करने में वो बैलेंस नहीं हो पाता है। तो वाइफ या बच्चों को उतना समय नहीं दे पाता है जितना देना चाहिए। वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात नहीं है। और कोई भी अफसर हो उसको टाइम निकाल के एक वर्क लाइफ बैलेंस का जो है उसको लाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इससे वर्क में भी बढ़ोतरी होती है, और ये जो बैलेंस है, एक अंदर एक जो हैप्पीनेस रहती है, खुशी रहती है, वो बहुत सकारात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है। मुझे हिंद-न्यूज़.लाइव के इस कार्यक्रम में आके बड़ी प्रसन्नता हुई, और ये जानकारी बड़ी खुशी हुई कि अभी ये पोर्टल है लेकिन इसने बड़ी सफलता प्राप्त करी है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने बड़े अच्छे तरीके का एक डायरेक्शन लिया है कि किस तरीके के हम प्रोग्राम लाएंगे। आपने समाज में जो लोगों ने अच्छा काम किया है उनके बारे में आप इंटरव्यू ले रहे हैं और उसको सामने ला रहे हैं, जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, उसको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि हमको भी इस तरीके से काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, बढ़ के समाज के लिए काम करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, आपका भी हिंद-न्यूज़.लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सभी का हिंद-न्यूज़.लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।